फिल्म की शुरुआत में हमें बोंग नाम के एक युवक से मिलवाया जाता है। बोंग खाना पकाने में बेहद प्रतिभाशाली हैं और ब्लू हाउस में सबसे कम उम्र के शेफ हैं, जो दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। उस शाम बोंग को पता चलता है कि हाउस एक चीनी राजदूत के लिए डिनर पार्टी आयोजित कर रहा है। एम्बेसडर फिशबोन के प्रति बेहद संवेदनशील है, इसलिए बोंग को हिदायत दी जाती है कि वह बिना हड्डियों वाला एक स्वादिष्ट फिश डिश तैयार करे। बोंग उनके निर्देशों का पालन करता है और तुरंत पकवान तैयार करना शुरू कर देता है। रात का खाना तैयार है और राजदूत को परोसा जाता है। अफसोस की बात है कि जैसे ही दूत मछली को काटता है, उसे उसमें कांटा मिल जाता है। यह बोंग को एक गंभीर दुविधा में डाल देता है, क्योंकि कई गार्डों ने उसे खोजने के लिए हवेली की तलाशी ली। अगले दृश्य में घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की एक जोड़ी बोंग के अपार्टमेंट में आती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। बोंग जानता है कि वह मुसीबत में है, इसलिए वह बालकनी से भागने की कोशिश करता है, जबकि अधिकारी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में बोंग दुर्भाग्य से नीचे एक पूल में गिर जाता है। पूल के तल पर अपना सिर मारता है। किसी न किसी कारण से वह गिरता रहता है। जैसे ही एक महिला उसकी ओर तैरती है और उसके होठों पर एक चुंबन लगाती है, जब बोंग जागता है तो वह खुद को एक अजनबी कमरे में एक अजीब बिस्तर पर पाता है। बोंग को लगता है कि कुछ गलत है और वह तुरंत पास के एक शीशे की ओर भागता है। उसका प्रतिबिंब उसे आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि बोंग को पता चलता है कि वह एक महिला बन गया है। वह एक सेकंड के लिए सोचता है, लेकिन तय करता है कि गिरने के कारण वह सपना देख रहा होगा। बॉन्ड यह पता लगाने के लिए कमरे से बाहर निकलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बाहर दर्जनों महिलाओं को पाता है जो झुककर उसे योर हाइनेस के रूप में संदर्भित करती हैं। इसके द्वारा बोंग इमारत के बाहर दौड़ता है, लेकिन अचानक उसके पेट में ठंडक महसूस होती है। यह तब होता है जब बोंग को पता चलता है कि उसने अपना केला खो दिया है। बोंग इससे भयभीत है और शुरू में उसे लगता है कि सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए उसकी तस्करी की गई है। हालांकि जब वह अपने परिवेश का निरीक्षण करती है तो बोंग को पता चलता है कि वह अतीत में यात्रा कर चुकी है। एहसास के कारण वह सदमे में चला गया और अंततः उसे महल में वापस लाया गया। अगले दिन बोंग उठता है और एक नौकरानी से अपनी वर्तमान पहचान सीखता है। यह पता चला है कि उसने 1851 में जोसियन राजवंश की यात्रा की थी। इसके अलावा वह अब एक शाही वार्ड किम सू यूंग के शरीर के अंदर रहती है। मामले को बदतर बनाने के लिए बोंग को पता चलता है कि किम राजा चुल जियोंग से शादी करने और अगले कुछ दिनों में रानी बनने वाली है। नौकरानी यह भी बताती है कि एक अज्ञात दुर्घटना के बाद उसका शव एक झील पर तैरता हुआ मिला था। सौभाग्य से गार्ड ने उसे ढूंढ लिया और उसे वापस महल में ले आया। यह सुनकर बोंग ने सिद्धांत दिया कि उसकी और किम दोनों की आत्माओं ने स्विच किया होगा और अनुमान लगाता है कि टिकट वापस घर झील है। बोंग नौकरानी से उसे झील तक ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अंदर कूदने और वर्तमान में लौटने की योजना बना रहा है। अफसोस की बात है, कूदने की उसकी योजना एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, क्योंकि वह मैला जमीन पर उतरती है। यह पता चला है कि ग्रैंड क्वीन ने महल के नौकरों को रात भर झील को खाली करने का आदेश दिया था, ताकि किसी को फिर से पानी में गिरने से रोका जा सके। बोंग इस खबर से निराश है, लेकिन फिर भी मानती है कि पानी ही इसका जवाब है, इसलिए वह अपने आप को किसी भी जल स्रोत में डुबाने की सख्त कोशिश करती है। यहाँ तक कि वह पानी की एक बाल्टी में अपना सिर डालने तक जाती है, जिसका उपयोग फर्श को साफ करने के लिए किया जाता है। हालांकि उसके सभी प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। फोंग राजवंश से अनजान है। सीमा शुल्क लेकिन अपनी नौकरानियों की मदद से आवश्यक विवाह अधिकारों को पूरा करने का प्रबंधन करता है। उस रात बोंग, जो अब रानी है, को राजा के कक्ष में उसके साथ सोने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोंग इस विचार से भयभीत हो जाता है और इस उम्मीद में राजा को कुछ शराब देता है कि वह बेहोश हो जाएगा। सौभाग्य से राजा को नींद आ जाती है, जिससे बहुत राहत मिलती है। अगले दिन बोंग एक हैंगओवर के साथ उठता है और कुछ खाने की पेशकश करता है। हालांकि वह घिनौने भोजन से घृणा करती है और इसके बजाय रेमन पकाने के लिए रॉयल शेफ को संदेश देती है। रसोइया भ्रमित है, शब्द के अनुसार, लेकिन बोंग के निर्देश के आधार पर विदेशी भोजन बनाने की कोशिश करता है। पकवान बनाने के लिए शेफ कई बार कोशिश करता है, लेकिन बोंग हर प्रयास से असंतुष्ट होता है। पहला व्यंजन बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, जबकि बाद के व्यंजन बहुत ही नरम और मसालेदार हैं। आखिरकार रसोइया परेशान हो जाता है और हार मान लेता है और बोंग को इसे खुद पकाने के लिए कह रहे हैं। बोंग, जो अभी भी अपनी पाक तकनीकों को याद करती है, खुद पकवान तैयार करने का फैसला करती है, जो उदार है क्योंकि वह उस होंठ के लिए उस रसोइये को मार सकती थी। बोंग शाही रसोई में प्रवेश करता है और तुरंत एक चाकू उठाता है। उसकी नौकरानी चिंतित है, क्योंकि बचपन से ही रानी को खाना बनाने का कभी प्रयास नहीं किया गया। इसलिए नौकरानी अन्य नौकरों के साथ उससे अपेक्षा करती है कि वह रसोई में गड़बड़ी करे।
हालांकि बोंग नौकरों को बहुत तेजी और सटीकता के साथ सब्जियां काटना शुरू कर देता है। पुरस्कार वह सब कुछ पूरी तरह से और सही आकार में काटती है, अंत में एक उत्तम व्यंजन बनाती है। बोंग रेमन को वापस अपने कक्ष में ले जाता है और अपने दाहिने हाथ से रसोई में वापस भोजन का आनंद लेता है। बावर्ची बोंग की खाना पकाने की क्षमता से ईर्ष्या करता है और प्रस्तावित करता है कि भोजन केवल अच्छा दिखता है, लेकिन स्वाद अच्छा नहीं है। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए शाही रसोइया बर्तन में बचे हुए भोजन को आजमाता है। हालांकि जैसे ही वह काटता है, वह चकित होता है कि यह कितना अच्छा है, यहाँ तक कि वह अपना लानक चम्मच भी गिरा देता है। घटनापूर्ण मुठभेड़ के बाद बोंग को अचानक एक विचार आया। नई रानी को पता चलता है कि वह अपने पाक कौशल से शाही परिवार को आसानी से जीत सकती है। ग्रैंड क्वीन द्वारा झील को सूखा दिया गया था, इसलिए यदि बोंग उसे कुछ भोजन देकर खुश कर सकती है, तो वह झील को फिर से भरने के लिए सहमत हो सकती है। बोंग तुरंत रसोई में लौट आता है, लेकिन ईर्ष्यालु शाही रसोइया अपने अधिकार का दावा करता है और ग्रैंड क्वीन को परोसे जा रहे भोजन का निरीक्षण करने से मना कर देता है। बोंग इस पर नाराज होता है और उसे स्पीड कुकिंग की चुनौती देता है। प्रतियोगिता। शाही रसोइया शुरू में लड़ाई से पीछे हट जाता है, लेकिन बोंग द्वारा उसे चिढ़ाने के बाद चुनौती स्वीकार कर लेता है। नौकर घंटी बजाता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। मुख्य रसोइया अपना चाकू लेता है और शातिर तरीके से गाजर का एक गुच्छा काट देता है। हालांकि रानी के हाथ तेज हैं और जल्दी से कुछ खीरे आसानी से काटते हैं। खाना पकाने के कई मिनटों के बाद डिश तैयार है और वह सबसे पहले घंटी बजाती है। इस प्रकार प्रतियोगिता जीत जाती है। शाही रसोइया परेशान है और तर्क देता है कि हालांकि गति महत्वपूर्ण है, स्वाद रसोइये की अंतिम परीक्षा है। कॉन्फिडेंट बोंगा ग्रीस और शाही व्यंजन निरीक्षक से अनुरोध करता है कि दोनों व्यंजनों को चखकर देखें कि कौन सा बेहतर है। इंस्पेक्टर बोंग के व्यंजनों पर मोहित हो जाता है और घोषणा करता है कि यह बेहतर व्यंजन है, जिससे उसे शाही रसोई का प्रभार लेने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रैंड क्वींस के भोजन का विश्लेषण करते हुए बोंग अपने लाभ के लिए अपनी नई अधिग्रहित स्थिति का उपयोग करती है। बोंग को अपने भोजन विकल्पों से पता चलता है कि हाल ही में दांत दर्द के विकास के कारण ग्रैंड क्वीन एक नखरे खाने वाली है। इस प्रकार बोंग अभिजात वर्ग के लिए एक नरम बनावट के साथ भोजन बनाने का फैसला करता है। बोंग तुरंत काम पर लग जाता है और आलू बनाना शुरू कर देता है। दलिया। पहले उसने बर्तन में थोड़ा दूध डाला और सही सामग्री मिलाई, क्योंकि वह कभी कभी मिश्रण को चखती है। फिर आलू को अंततः बर्तन में जोड़ा जाता है, जिसके बाद एक सामंजस्यपूर्ण प्रस्तुति के लिए कुछ फूलों की टॉपिंग के साथ रात का खाना परोसा जाता है। बोंग अंतिम उत्पाद से प्रसन्न होता है और इसे स्वयं ग्रैंड क्वीन तक पहुंचाता है। रानी भोजन का बहुत आनंद लेती है, लेकिन इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह व्यंजन एकदम सही नहीं है, क्योंकि यह ठंडा हो गया है। तापमान परिवर्तन पूरी तरह से मैश किए हुए आलू के गांठ के कारण होता है, इसलिए स्वाद में थोड़ा बदलाव होता है। साथ ही दलिया प्लेट के किनारों पर निर्माण ने भी प्रस्तुति को प्रभावित किया। बोंग यह सुनकर व्याकुल हो जाता है और उदास होकर वापस महल की यात्रा शुरू करता है। अपनी गाड़ी में रहते हुए बोंग ग्रैंड क्वीन को भोजन पहुंचाने के वैकल्पिक साधनों पर विचार मंथन करती है। कुछ ही समय बाद वह एक तार्किक विचार के साथ आती है। बोंग एक कपड़ा सिलता है और अपनी नौकरानी से रॉयल इंजीनियर्स को कुछ निर्देशों के साथ कपड़ा देने को कहता है। इसके अनुसार इंजीनियर एक विशेष खाद्य वितरण गाड़ी का निर्माण करते हैं, जो कपड़े से सभी तरफ ठीक से अछूता रहता है। इस बीच बोंग स्वादिष्ट भोजन की एक श्रृंखला तैयार करता है और नौकरों को नए डिजाइन किए गए कैबिनेट का उपयोग करके उन्हें वितरित करता है। ग्रैंड क्वीन भोजन को गर्म रूप में ग्रहण करती है और इसका आनंद लेती है, कोई बचा हुआ नहीं छोड़ती। आखिरकार इंजीनियर बोंग से मिलते हैं और अच्छी खबर देते हैं कि आविष्कार सफल साबित हुआ है। कुछ दिनों बाद राजा एक विशाल भोज का आयोजन करता है और देश भर से प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। दुर्भाग्य से भोज के दिन रसोइये बीमार हो जाते हैं और शाही रसोई में कर्मचारियों की कमी हो जाती है। बोंग ने इसे नोटिस किया और मदद करने का फैसला किया। वह पुरुष का वेश धारण करती है। बैंक्वेट से चुपके से निकलकर किचन में घुस जाती है। बोंग को पता चलता है कि पेंट्री में सामग्री कम है, क्योंकि किराने का सामान जो उस दिन वितरित किया जाना था वह नहीं बना। सीमित संसाधनों के साथ बोंग के पास रचनात्मक बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रानी अपनी गृहिणियों के साथ आलू का एक सरल लेकिन अनोखा व्यंजन तैयार करती है। बोंग आलू को एक स्टिक के चारों ओर छीलता है और लपेटता है और इसे कुरकुरा और कुरकुरे बनाने के लिए डीप फ्राई करता है। जब वे पहली डिश देखते हैं तो मेहमान शुरू में नाखुश होते हैं, क्योंकि वे शाही भोज के लिए कुछ उत्तम दर्जे की उम्मीद करते हैं। हालांकि जैसे ही वे अद्वितीय भोजन का प्रयास करें, उनकी आंखें स्वीकृति में चमकती हैं, क्योंकि वे इसके स्वाद पर आश्चर्यचकित होते हैं और इस प्रकार फास्ट फूड का जन्म हुआ। बोंग की दूसरी डिश थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि रसोई में कोई मांस नहीं है, वह रचनात्मक रूप से एक वेजी बर्गर बनाने के लिए बीन्स का उपयोग करने का फैसला करती है, साथ में टमाटर के स्वाद के साथ। बोंग अपने आविष्कार से खुश हैं और इसे मैकडोनाल्डो नाम देते हैं।
मैकडॉनल्ड्स खुद आधुनिक मैकडॉनल्ड्स से प्रेरित आलू परोसने वाली डिश की तरह ही मेहमानों के मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों का स्वाद चखने के साथ ही यह एक स्मैश हिट है। अंतिम भोजन के लिए बॉन क्लासिक जेली मिठाई बनाता है, लेकिन एक मोड़ के साथ। वह जेली स्टिक्स पर विशेष संदेश लिखती हैं और उन्हें फॉर्च्यून जेली कहती हैं। जब आप मीठे का आनंद लेने के बाद अपना भाग्य पढ़ने लगते हैं, तो मेहमान फॉर्च्यून जेली का आनंद लेते हैं और अपने अपने भाग्य को पढ़ने का आनंद लेते हैं। शुरुआती बाधाओं के बावजूद बोंग के खाना पकाने के लिए भोज एक बड़ी हिट बन गया। ग्रैंड क्वीन जो भोज में भी शामिल हुई थी, बोंग कौशल से प्रभावित है और अंत में उसे एक अनुरोध करने के लिए कहती है। बिना किसी झिझक के बोंग उसे झील को फिर से भरने के लिए कहता है। ग्रैंड क्वीन उसके अनुरोध को स्वीकार करती है और नौकरों को इस पर काम करना शुरू करने का आदेश देती है। अफसोस की बात है, क्योंकि यह 19वीं शताब्दी है, इस कार्य में सहायता के लिए कोई उन्नत मशीन नहीं है। इसलिए नौकर केवल लकड़ी की बाल्टियों से ही पानी का परिवहन कर सकते हैं। प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी है, क्योंकि नौकर शहर के धन से झील तक लंबी यात्रा करते हैं। बॉन्ड इससे नाराज है और तेजी से एक नई विधि के साथ आता है। वह प्रत्येक नौकर को एक स्थान पर रहने के लिए कहती है और बस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बाल्टी पास करती है। लोग सिस्टम से खुश हैं, क्योंकि यह काम को आसान और तेज बनाता है। वे सभी धैर्यपूर्वक काम जारी रखते हैं, जबकि बोंग लंबी प्रक्रिया की देखरेख करते हैं। कई दिन बीत गए, लेकिन झील अभी तक नहीं भरी है। बोंग प्रतीक्षा करते करते थक जाता है और हताश हो जाता है। सौभाग्य से एक भारी गिरावट शुरू होती है, जो धीरे धीरे झील को भर देती है। बोंग मौसम परिवर्तन से बहुत खुश है और बारिश के नीचे उत्साहपूर्वक नृत्य करता है। कुछ घंटों बाद झील भर जाती है और बोंग किनारे पर जाती है और एक आधारशिला पर अपना नाम अंकित करती है, जिसके बाद वह झील में कूद जाती है और पानी के नीचे डूब जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फिल्म की शुरुआत में किया था। जब बोंग की नींद खुलती है, तो वह खुद को अस्पताल में पाकर हैरान रह जाता है और देखता है कि एक अधिकारी उसके बिस्तर से कुछ मीटर की दूरी पर सो रहा है। वह चुपचाप बाहर खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी जाग जाता है और तेजी से पीछा करता है। बोंग उससे दूर होने का प्रबंधन करता है, लेकिन दो और अधिकारी दिखाई देते हैं और उसे घेर लेते हैं। मायूस बोंग एक ऊंचे मंच से नीचे कूदता है, सड़क पर दौड़ते हुए उनसे बचकर निकलता है। वह तुरंत एक सार्वजनिक पुस्तकालय की ओर जाता है और एक इतिहास की किताब की खोज करता है। वहां उसे जोसियन राजवंश के बारे में एक प्रकाशन मिलता है और वह मुस्कुराता है, यह जानकर कि वह अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। हालांकि जब पीछा करने वाले अधिकारी पुस्तकालय में आते हैं, तो स्मृति लेन के नीचे की उनकी उदासीन यात्रा तेजी से बाधित होती है। बोंग एक बार फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारियों ने समझाया कि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं हैं। यह पता चला कि वर्तमान को उसकी समय यात्रा के कारण बदल दिया गया है। जोसियन युग के बाद अब पुलिस द्वारा उसका पीछा नहीं किया जा रहा है, बल्कि वे उसकी रक्षा के लिए हैं, क्योंकि बोंग अब एक मुखबिर है और भ्रष्टाचार के लिए एक उच्च पदस्थ अधिकारी को उजागर करता है। बोंग पास के एक कंप्यूटर पर जाता है और अपने दावों की पुष्टि करने के लिए वेब पर खोज करता है। इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि वे सच को इतिहास बता रहे हैं और वर्तमान दुनिया वास्तव में बदल गई है। फिल्म सड़क पर खड़े बोंग के साथ समाप्त होती है, क्योंकि वह एक सकारात्मक संदेश देता है कि कैसे अतीत में एक छोटा सा बदलाव भविष्य को बहुत प्रभावित कर सकता है।